एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रफी कह सकते हैं जो पंजाब फिल वक्त फेस कर रहा है। और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि इवन स्पेस से जो लाहौर की स्मॉग है वो विजिबल है, इतना बड़ा थिक ब्लैंकेट। और बाकी शहरियों के हवाले से बात करें, हम सुन रहे हैं कि 5-6 साल एक एवरेज सिटीज़न की ज़िंदगी से लेसन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से। इससे पहले कि हम वजूहात की तरफ आएँ कि ऐसा होता क्यों है, हमने कब से इस फिनोमेना को रियलाइज़ किया? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है 2017 या 16 से पहले का तो डाटा भी मौजूद नहीं था हमारे पास। तो डिड वी स्टार्ट टू लेट कि हम इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने में इतना लेट हो गए कि अभी उसके कोई SOPs फॉलो हम कर भी लें तब भी इसको कम करने में बहुत टाइम लग रहा है? मुज़म्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कहूँगा कि स्मॉग जो है वो एक किस्म की हवाई आलूदगी होती है, और जो मेट डिपार्टमेंट है वो हमें बताता है कि इधर पाकिस्तान के खित्ते के ऊपर 2012-13 के बाद हमने स्मॉग देखना शुरू किए। मगर हमारी जो तारीख है उसमें हवाई आलूदगी तो शामिल है। 90 की दहाई में सार्क के इदारों ने, सार्क के ममालिक ने माली डिक्लेरेशन ऑन एयर क्वालिटी साइन की थी। पाकिस्तान की खुद जो पॉलिसी है सबसे पहली हवाई आलूदगी की वो 2005 की है, पाकिस्तान क्लीन एयर एक्शन प्लान। 2010 में लाहौर हाई कोर्ट ने एक एयर पोल्यूशन कमीशन बनाया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे रेडार पे काफ़ी देर से क्या कहते हैं हवाई आलूदगी की शिद्दत जो है वो सामने है, मगर इस पर कोई कार्रवाई, कोई अमल, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं डाली। ठीक है। मरीम साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। ये चूँकि अभी हमने देखा COP29 भी हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने उससे खिताब किया, उन्होंने ये भी कहा कि $30 अरब का एनवायरमेंटल चेंज की वजह से हमें नुकसान हो चुका है, चाहे वो फ्लड्स की बात कर लें या फिर रिसेंटली जो स्मॉग का इशू है इसकी बात कर लें। तो कितना बड़ा चैलेंज है ये कि पाकिस्तान में आने वाली हुकूमतों को ये बताया जाए कि जो पॉलिटिकल टसल में वो सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है जिसमें करोड़ों बच्चे जिससे मुतासिर हैं, जिसमें इतना मैसिव कैपिटल चाहिए कि आपकी इकोनॉमी उसको बैक ही नहीं कर सकती। तो इसके लिए क्या करना चाहिए फिर गवर्नमेंट को? जी मुज़म्मिल, बेसिकली हमारा प्रॉब्लम ये है हमारी गवर्नमेंट का कि जो भी वो मेजरमेंट्स लेते हैं वो इमरजेंसी की बेस पर लेते हैं। हर साल आप देखते हैं कि जैसे ही मीडिया इसको हाईलाइट करता है, सिविल सोसाइटी के लोग या सिटीजन्स जो है अपनी आवाज़ उठाते हैं सोशल मीडिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो हुकूमत एकदम से जाग जाती है और वो पॉलिटिकल ब्लेमिंग में लग जाती है। ये दो प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले इमरजेंसी मेजर्स करना और पॉलिटिकल ब्लेमिंग करना। इस इशू को, स्मॉग को, जो कि सिर्फ चंद महीनों के लिए रहता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पूरा साल हमारा खराब रहता है, उसको टैकल करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के इकदाम करने की जरूरत है। और लॉन्ग टर्म में सबसे पहले आप देखें कि जो हमारे मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, आपकी इंडस्ट्री, ये दो मेजर कल्प्रिट्स हैं। जो बाकी हैं वो आपके सीजनल हैं, जैसे किसान आपकी फसल जला रहे हैं या ब्रिक किल्न्स पे बंद करने पे ज्यादा हुकूमत का जोर होता है, तो या कूड़ा जलाने पर। कूड़ा भी मैं तो कहूंगी कि परसेंटेज उसकी कम है, लेकिन थ्रू आउट वो इशू एक रहता है पूरा साल आपका, जो आपकी एयर क्वालिटी को खराब करता है और स्मॉग में भी ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो हमारे पास ऑफ कोर्स जो गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट इशू होने चाहिए, जो कि हमारे पास पॉलिसी में तो है, लेकिन गवर्नेंस प्रॉब्लम है हमारे पास। आप देखें कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है जब हम कॉजेस को देखते हैं। गवर्नेंस इशू है क्योंकि हमारे पास जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, नंबर वन। नंबर सेकंड, उनके पास इतनी पावर नहीं है। जब मैं पाकिस्तान में होती थी तो मैंने इंटर्नशिप एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में की थी रावलपिंडी में उस वक्त। तो वहां पर मुझे ये पता चला था कि सरप्राइजिंगली उनके पास इतनी पावर नहीं है कि अगर वो इंडस्ट्रीज को पॉइंट आउट करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि वो एक लेवल्स को एक्सीड कर रहे हैं परमिसिबल लिमिट्स के मुताबिक, तो वो नोटिफिकेशन इशू करते थे। लेकिन जो हमारे पार्लियामान में लोग बैठे हुए हैं वो इतने असर रसूख वाले हैं, ज्यादातर उन्हीं की इंडस्ट्रीज थी, तो अगले दिन वो इंडस्ट्री खुली होती थी तो उनके हाथ बंधे होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। सेकेंडली जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आप सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन जैसे मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स को मजीद इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सड़कें नहीं बनाना शुरू करते। हमारे पास एग्जिस्टिंग सड़कें हैं, मजीद उसकी भी सड़कें बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका एफॉरेस्टेशन, जो आपके दरख्त होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं आपकी पोल्यूशन को, उसकी जरूरत है। इंडिजिनस, जो कि आपके लोकल मकामी दरख्त होते हैं, ना कि आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया से या बाहर के ममालिक मुख्तलिफ जगहों पर लगाने शुरू करें, इससे नुकसान होता है आपके, जैसे पोलन एलर्जी के आपको इस्लामाबाद में मिलते हैं। इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी
और प्लान बनाने की जरूरत है और उसको टैकल करने की जरूरत है। हमारे यहाँ ओपन लैंडफिल साइट्स हैं जो कि लॉज आपको ये बताते हैं कि आपकी लैंडफिल साइट्स प्रॉपर होनी चाहिए, और खुले में हम प्लास्टिक भी जला रहे होते हैं घरों की। इवन हॉस्पिटल वेस्ट भी आप देखेंगे पाकिस्तान में खुले में जला रहे होते हैं। बहुत कम हॉस्पिटल्स आते हैं जो इंसिनरेशन करते हैं। इंसिनरेशन भी एक अलग डिबेट है, ऑफ कोर्स उसके भी हार्मफुल इंपैक्ट्स हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट उतना नहीं करता पाकिस्तान में। मतलब पॉलिसी जो है ना, इसको आप कह रही हैं कि इसको मजीद जो है वो एक वाइडर फ्रेमवर्क पे लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर सरवर साहब, इसका जो इम्पैक्ट है, मैं पढ़ रहा था पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो PM 2.5 होता है, अब इस पे आवाम को भी अवेयर करने की ज़रूरत है कि होता क्या है ये, इसको एस्केप कैसे कर सकते हैं। इनहेलेबल मैटर आपके लंग्स में जाके या आपकी ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन के क्या इम्पैक्ट लाता है बॉडी के ऊपर? अच्छा, इसमें जो हमारे पे PM 2.5 हमें कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, ये पार्टिकुलर मैटर 2.5 माइक्रोन साइज़ के हवाले से ये डिफाइंड होता है। ये बेसिकली हवा के अंदर सॉलिड आपके पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ जो है ना 2.5 माइक्रोन या मिलीमीटर के 100वें हिस्से में माइक्रोन कहते हैं, तो उस हिसाब से होता है। ये इससे 2.5 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल को इसमें क्लासीफाई करते हैं। इसमें दूसरा आता है PM 10 जो कि 10 माइक्रोन से छोटे लेकिन 2.5 से बड़े माइक्रोन साइज के पार्टिकल होते हैं। अब ये 2.5 माइक्रोन्स के जो पार्टिकल हैं, दे आर द मेजर पोल्यूटेंट्स। हमारे जो लाहौर के अंदर है या पंजाब के अंदर मेजर पोल्यूटेंट हमारा PM 2.5 वाले पार्टिकल्स हैं, और PM 10 भी ऑफ कोर्स है। अब PM 2.5 इंपॉर्टेंट क्यों है? इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे नाक में मुंह के जरिए होता हुआ, ये सांस की नालियों से होता हुआ, ये फेफड़ों के आखिर वाले हिस्से तक पहुंच जाता है। और जहाँ पे पहुँच के फिर वहाँ पे जाके ये उसकी सांस की नालियों की दीवारों के साथ चिमटता है। जब वहाँ पे चिमटता है तो वहाँ पे सोजिश होती है, वहाँ पे आपकी म्यूकस ज़्यादा बनती है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको जो खांसी आती है, बलगम ज़्यादा आती है, खराश होती है सीने में, जलन, दबाव, ये वाली सिम्टम्स आती हैं। आम लोगों को तो थोड़ी बहुत सिम्टम्स होती हैं, लेकिन वो लोग जिनको एस्मा का प्रॉब्लम है, जो कि हमारी कम्यूनिटी का अनफॉर्चुनेट अगेन 10 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन लाहौर के अंदर उनको एस्मा का प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। हाँ जी, तो उनको मुतासर करती है, COPD वालों को मुतासर करती है। और ये 2.5 से इससे भी जो छोटे होते हैं 0.1 माइक्रोन वाले, वो तो हवा से हमारे फेफड़ों के अंदर जज़ब हो जाते हैं, वो खून की नालियों में चले जाते हैं, खून की नालियों में तंगी का बायस करते हैं। सो जिससे आपका जो है दिल की बीमारियां हैं, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि आपके ज़िंदगी में 4-5 साल कम हो जाते हैं, तो ये आपका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ओवर द ईयर्स होता है, जिससे आपको अर्ली कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट अटैक्स हैं, फालज है, या COPD जो कि क्रॉनिक दायमी मर्ज है फेफड़ों का, उसकी वजह से आपके बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि इस साल हमने देखा, पिछले साल भी यही था कि सैकड़ों बच्चे नमूनिया से, बिलखसूस पंजाब में जिनकी डेथ्स हुई हैं। कुछ मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स ये भी कहते हैं कि उसका डायरेक्ट लिंक है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, सबसे वल्नरेबल बच्चे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों के जो लंग्स होते हैं, दे कंटिन्यू टू डेवलप अंटिल एज 18 एंड इवन सम ऑफ द डेवलपमेंट जो है ना वो 25 साल तक जारी रहती है। अब बच्चों के अंदर एस्मा का इंसिडेंस बड़ों की निस्बत और ज़्यादा होता है। अब वो बच्चे जब ये स्मॉग वाली हवा को अंदर लेंगे तो उससे आपकी इन्फ्लेमेशन जो है, सोजिश है फेफड़ों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब वो सोजिश ज़्यादा हो जाएगी, और अनफॉर्चुनेटली जब हमारा ये मौसम को इंसाइड करता है इन्फ्लुएंजा सीजन के साथ। अब जब इन्फ्लुएंजा वायरसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, जब इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, हवा भी गंदी होती है, तो वो बच्चे जिनको सांस की प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये बहुत एक्सट्रीम शिद्दत के साथ आती है, जो 1+1 2 की बजाय ये 1+1 11 वाली सूरत हाल बनती है। और जब उसके ऊपर उन बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, तो वो उससे बचना उस सिचुएशन के अंदर ऑलमोस्ट नामुमकिन सूरत हाल बन जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। अली तौकीर शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया क्लाइमेट चेंज। अली साहब, एक आर्ग्यूमेंट ये होता है कि फसलें जलाने का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से स्मॉग होती है, और उसमें ट्रांस नेशनल पोल्यूशन भी है कि भारतीय पंजाब से या नॉर्थ इंडिया में जो क्रॉप बर्निंग होती है उसकी वजह से पाकिस्तान इम्पैक्ट होता है। वहाँ भी यही कहा जाता है कि पाकिस्तानी पंजाब से पोल्यूशन इंडियन पंजाब में जाती है। ये सिर्फ 10 to 20% है अगर स्टैट्स देखे जाएँ, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल से या इंडस्ट्रियल स्मोक से पोल्यूशन फैलती है उस पर तो इतनी बहस नहीं होती, डिबेट नहीं होती, लेकिन फसल जलाने के हवाले से सारा फोकस वहीं पर होता है। आप अग्री करते हैं इससे कि बाकी फैक्टर्स इससे भी ज़्यादा बड़े हैं? फैक्टर्स ही बाकी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ना होना, क्योंकि अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, तो सबसे पहला मसला तो ये है कि हमारे यहाँ उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है।
दूसरा मसला हमारा ये है कि हमारे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं 60 से, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बिल्कुल नहीं हुई। और कहने को तो वो 1.25 लाख का, 1.5 लाख का या 2-2.5 लाख का 50 सीसी या 70 सीसी या 100 सीसी का मोटर बाइक मिलता है, मगर उसकी हिडन कॉस्ट उससे कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, लोग भी उसको मेंटेन नहीं करते हो गए, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जापानीज़ कंपनीज़ हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की है और हमारे पॉलिसी मेकर ने उससे ज़्यादा की है। तो दिस इज़ द टाइम फॉर अस टू ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स भी और 3 व्हीलर्स भी। दुनिया में 2 व्हीलर्स का, 3 व्हीलर्स का और मोटर कार का जो लीडर है वो चाइना है। अब चूंकि उनकी एक टसल शुरू हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद, तो वो उनकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर कुछ पाबंदियां आएंगी अमेरिका के साथ या EU के साथ। तो पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी है कि चाइना की 2-3 जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ JV करे और उनके प्रोडक्शन राइट्स यहाँ पे ले और इमीडिएट टर्म्स में उनकी प्रोडक्शन लाइन में से मैक्सिमम जितना हम खरीद कर ला सकते हैं उसको लाया जाए। क्योंकि जो अमीरों के बच्चे जो हैं वो 1% फी गाड़ी के हिसाब से स्कूल्स जाते हैं, गरीबों के बच्चे जो हैं वो वॉक करके जाते हैं स्कूल्स में, तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। तो इस चीज़ को फ़ौरन एड्रेस करने के लिए मेरे हिसाब से हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की ट्रांजिशन होने की जरूरत है। और अली साहब जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं उस पर भी बहस होती है ना। गवर्नमेंट ने कहा था कि यूरो 5 पर लेकर आएंगे इसको, चूंकि उसमें एमिशंस जो हैं वो इतने डेंजरस नहीं है जो यूरो 2 या 3 में है। वो भी होना चाहिए या एप्लीकेबल है ये? जी, सिर्फ वो ही नहीं होना चाहिए, एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे मुल्कों में ये है कि जो गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो जाती है उसको रिटायर करते हैं क्योंकि उनके एमिशंस बहुत हाई होते हैं। बहुत सारे मुल्कों में यूरो 2, 3, 4, 5 चल रहे हैं, तो हमें भी जो गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं वो हमें हायर फ्यूल के लिए करनी चाहिए और उसको उसकी कीमत को भी करना चाहिए, कम रखना चाहिए। मगर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ये है कि जी जो सोलराइजेशन है इकोनॉमी की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी इन दिस क्राइसिस फॉर पाकिस्तान कि अपनी पॉलिसी ये बनाए कि हमने 2030 या 2050 या 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना है, विच मीन्स कि हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करते हुए सोलर और विंड वगैरह पे जाते हैं। तो जो हमारे चार्जिंग स्टेशन बनते हैं जी, वो मजाक नहीं होना चाहिए कि बड़ी बड़ी मार्केट्स में जो है आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगा दें और रिक्शे और मोटरसाइकिल के लिए आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक चीज़ अगर आप और कहने की इजाज़त दें तो वो ये है कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो सोसाइटीज़ को गवर्न करते हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल ये है कि आप लोगों की फ्रीडम को नहीं रोकते, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को नहीं रोकते, आप उनकी लाइवलीहुड को नहीं रोकते। और ख़ासकर जब आपके पास कोई लीगल कवर भी नहीं है और आपके पास साइंटिफिक कवर भी नहीं है। अगर आप भट्टों को गिरा देते हैं तो जो थोड़ी बहुत मुल्क में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो भी टूटती है। मगर मुझे ये भी नहीं पता कि वो किस लॉ के तहत आप उनको गिरा सकते हैं। अच्छा। अगर आप कहते हैं कि लोग शाम को बारबेक्यू खाने ना जाएं तो ये लोगों की जो फ्रीडम है आप उसको भी मूव करने की कोशिश करें। नहीं, वो तो कह रहे हैं अब ये 3 स्पेसिफिक महीनों में शादी ना करें, अब तो ये कहा जा रहा है। ये सारे नी जर्क रिएक्शन हैं। जो मैं अर्ज करने की बात है, ये कम से कम 20-30 साल लगेंगे प्रेजेंट एमिशन लेवल को आधा करने में।